हेलो गाइस, प्रमिति क्लासेस। आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 पे। हम क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी एग्जाम पढ़ रहे थे। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। नाउ टुडेज चैप्टर नेम इज एग्रीकल्चर। आज हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है, ठीक है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। The process from raw material to finished product involves three types of activities. Now guys, कोई भी finished product अगर बनता है, ठीक है, तो जो उसका प्रोसेस है कि पहले रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, फिर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना उस रॉ मटेरियल से, तो जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, वो टोटल 3 एक्टिविटीज का प्रोसेस है। वो 3 एक्टिविटीज है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ना सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पहले सबसे प्राइमरी एक्टिविटी पे फोकस करना है, एंड दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है पहले उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग। सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या करते हैं? मिनरल सोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, सब सबसे पहले स्टेप से जो हम उठाते हैं। And then we are on secondary activity, processing raw materials, example making steel, baking bread. तो सबसे पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटी में क्या, हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया। अब जब हम सेकंड एक्टिविटी कर रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी पे जा रहे हैं, सो हम रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करा रहे हैं। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किए, फिर हमने रॉ मटेरियल्स का प्रोसेस शुरू किया। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज। ना टर्शियरी एक्टिविटीज में क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड बैंकिंग। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये कैसे एक रॉ मटेरियल से हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाया, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज को फॉलो किया एंड वी मेड अ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम यूजिंग द रॉ मटेरियल। सो जो पूरा प्रोसेस है एक्टिविटीज का, हमने आज उस पर बात करी। दैट पहले हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर रॉ मटेरियल्स का प्रोसेस शुरू करते हैं, एंड देन वी हैव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ऐसा ही कुछ आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? दैट इज एग्रीकल्चर। शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज, एग्रीकल्चर होता क्या है? ठीक है, एग्रीकल्चर जो वर्ड है हमारे 2 लैटिन वर्ड से लिया गया, एगर और एग्री। एग्री मतलब होता है सॉइल, मतलब जो हमारा फर्स्ट वो है, इसका मतलब होता है सॉइल, एंड कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब हम सॉइल पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, देखो द नेम कम्स एज एग्रीकल्चर। 2 लैटिन वर्ड से बना है, एगर, एग्री एंड कल्चर, सॉइल, कल्टीवेशन एंड नेम एज एग्रीकल्चर। अब हम डेफिनेशन जाते हैं, एग्रीकल्चर गाइस होता क्या, इसके डेफिनेशन पे जा रहे हैं। The science and art of cultivation on soil, growing crops and rearing livestock. So guys, agriculture है क्या? पहले तो एक साइंस एंड आर्ट है, किस चीज का? कल्टीवेशन का, ठीक है। हम उस पर कर क्या रहे हैं? हम एक तो क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, दूसरा चीज हम लाइव स्टॉक रेयरिंग कर रहे हैं, वी आर रेयरिंग द लाइव स्टॉक। सो साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल, हम ये काम मिट्टी पे कर रहे हैं, द कल्टीवेशन का काम, एंड वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक. So this is known as agriculture. Definition comes as the science and art of cultivation on soil, growing crops and rearing livestock. आगे बढ़ते हैं. Also called farming. Now guys, agriculture को हम farming भी बोलते हैं. 50% of world's population and 2/3 of Indians depend on agriculture. Guys, 2/3 ऑफ इंडियंस, अगर हम इंडियंस की बात करें तो 2/3 ऑफ इंडियंस जो हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, और वर्ल्ड पॉपुलेशन का आधा परसेंटेज, 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो हमारा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। एसेंशियल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। फेवरेबल सॉइल, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी। ऑब्वियसली गाइस, अगर हमें एग्रीकल्चर करना है ना, तो हमें कुछ एसेंशियल फैक्टर्स की जरूरत है, उसके बिना हमारा एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर डूइंग एग्रीकल्चर? दैट इज, एक तो हमें सॉइल अच्छी चाहिए, वी नीड द फेवरेबल सॉइल एज अकॉर्डिंग टू द क्रॉप दैट वी वांट टू ग्रो। सेकंड, क्लाइमेट भी उसी तरह का होना चाहिए, एंड टोपोग्राफी भी। तो ये 3 चीजें बहुत एसेंशियल फैक्टर्स में आते हैं अगर हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है तो। आगे बढ़ते हैं। लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग को हम कहते हैं एरेबल लैंड। एरेबल लैंड क्या होता है गाइस? जिस लैंड को हम फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करें, दैट पर्टिकुलर लैंड इज नोन एज योर एरेबल लैंड। आगे बढ़ते हैं हम। एग्रीकल्चर की ब्रांचेस भी और तरह के भी हमारे जो कल्टीवेशन है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो पहला आता है हमारा सेरीकल्चर, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स। जो कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स होती है उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिसिकल्चर के बारे में, फिश ब्रीडिंग इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। सो फिश ब्रीडिंग जो है उसे हम पिसिकल्चर बोलते हैं। देन वी हैव विटिकल्चर, ग्रेप कल्टीवेशन, जहाँ पे ग्रेप्स का कल्टीवेशन है, दैट इज नोन एज योर विटिकल्चर। एंड लास्ट वी हैव हॉर्टिकल्चर, दैट इज ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड
फ्लावर्स। चलो हमने 4 तरीके पढ़े और हमने एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ा। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। आगे बढ़ते हैं हम एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम। अब आपको पता है गाइस, अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो वो एक सिस्टम है, राइट। और उसमें 3 चीज चलती है। हम जो इनपुट दे रहे हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, देन इट गिव्स अस द आउटपुट। सेम वे अगर हम एग्रीकल्चर को भी एक सिस्टम की तरह समझे तो वो भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट बेस पे चल रहा है। इनपुट हमें क्या देना है, हमें सीड्स देना है, फर्टिलाइजर्स देना है, मशीनरी और लेबर लगाना है, गाइस ये हमने इनपुट लगाया, ठीक है। अब प्रोसेसिंग होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लोइंग करते हैं। गाइस फ्लोइंग क्या होता है, ठीक है, जो सॉइल है उसको लूजन किया जाता है, ठीक है, जैसे हम सीड्स उसमें लगा सके। सो फ्लोइंग इज दैट। फिर हम सोइंग करते हैं, विच मीन्स हम सीड सो करते हैं। इरिगेशन, उसे पानी देते हैं, इरिगेशन करते हैं। वीनिंग इसकी जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो अनवांटेड वीड्स है, उसे हम हटाते हैं। एंड हार्वेस्टिंग इज की जो हमारे जो क्रॉप्स है, हार्वेस्टेड क्रॉप, वो हो गए। सो फ्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीनिंग, हार्वेस्टिंग, इस क्या है, प्रोसेसिंग चल रही है बीच में। तो पहले हमने इनपुट दिया, ठीक है, फिर वो प्रोसेसिंग हुआ, एंड नाउ वी हैव द आउटपुट। आउटपुट में हमें क्रॉप्स मिलेगा, डेयरी, वूल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। सो वट एवर वी गिव द इनपुट, उस हिसाब से हमें आउटपुट आता है। सो एग्रीकल्चर भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये इनपुट्स देने पे, ये प्रोसेसिंग कराने पे वी गिव द डिजायर्ड आउटपुट। आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की ना गाइस। अगर हम मेन टाइप्स में बात करें तो टाइप फार्मिंग जो हमारी 2 तरीके की है, ठीक है। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड इज कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग वेरीज बाय क्लाइमेट, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड लैंड यूज। ना गाइस फार्मिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्यों है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो वेरिएशन में, दैट इज क्लाइमेट, लेबर, टेक्नोलॉजी, लैंड, ये सब चीजें जो है डिफरेंट तरीके से यूज की जाती है। देयरफॉर वी हैव द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। 2 मेन टाइप्स है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो हमारे फॉर फैमिली नीड्स के लिए होता है, एंड कमर्शियल फार्मिंग इज फॉर मार्केट सेल। सो कमर्शियल फार्मिंग जो हम सेल पे, मार्केट सेल पे बेचने के लिए बनाते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो थोड़ा लो, स्मॉल स्केल पे होती है ये, ठीक है। सो ये फैमिली नीड्स प्रोवाइड कराने के लिए होती है। हम इन पे डिटेल पे जाते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। Practice to meet family needs with low technology and small land. So guys, subsistence farming जो लोग छोटे छोटे अपने घर में फार्म्स बनाते हैं अपनी फैमिली नीड्स को, ठीक है, मीट करने के लिए, जो वो अपना छोटा सा फार्म बनाते हैं, छोटी सी फार्मिंग करते हैं, लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा लेबर लगाते हैं, बहुत छोटे सा लैंड होता है, दैट इज नोन एज योर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसके भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले है intensive subsistence farming and second is primitive subsistence farming. So we have 2 types of subsistence farming. सबसे पहले we are talking about intensive subsistence farming. अब ये क्या होता है, it has small land, simple tools and more labor. Multiple crops annually उगा सकते हैं. Main crops is rice, wheat, maize, pulses, oilseeds found in Southeast, East Asia. So guys, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो स्मॉल लैंड होता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा लैंड का हम इस्तेमाल नहीं करें। वी आर ग्रोइंग इट एट अ स्मॉल स्केल, सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और लेबर जो है वो ज्यादा होता है। सो लेबर वर्क इज मोर देयर, राइट। हम कुछ ही क्रॉप्स जो है, मल्टीपल क्रॉप्स एनुअली ग्रो कराते हैं, एंड द मेन क्रॉप्स उसमें से राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयलसीड्स, ये यूजुअली फाउंड होता है इन साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं इसके सब टाइप, दैट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, इट इंक्लूड शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्टिंग। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग टोटल 2 है जिसमें वो इंक्लूड करता है, दैट इज शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्टिंग। अब ये क्या होते हैं, लेट्स गो ऑन दैट। सबसे पहले हम बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ फार्मिंग। गाइस शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम से हम कुछ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट, कल्टीवेशन को शिफ्ट करा रहे हैं। सो इस पे बात करते हैं। प्रैक्टिस्ड इन अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हम क्लास 7th एनसीईआरटी में भी इसके बारे में बढ़ चुके हैं कि अमेजोन बेसिन में कैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया जाता है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता है कि एग्जैक्टली फॉरेस्ट आर कट एंड देन दे आर बर्न्ड एंड ऐश मिक्स्ड विद सॉइल। सो फॉरेस्ट को काट के वहां पे जलाया जाता है, फिर जो ऐश सॉइल के साथ मिक्स होता है तो सॉइल एक न्यूट्रिएंट से भर जाती है बिकॉज ऑफ दिस, और फिर वहां पे क्रॉप्स ग्रो करे जाता है तब तक जब तक वो लैंड जो है अपनी फर्टिलिटी लूज ना करते। आगे बढ़ते हम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ना गाइस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ना अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम झुमिंग बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं मेक्सिको में, रोका इन ब्राजील, लदांग इन मलेशिया। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। आगे हम बात करते हैं नोमैडिक हर्डिंग का, यही हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रैक्टिस इन सहारा, सेंट्रल एशिया, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 4 जगहों पे ये प्रैक्टिस किया जाता है ना। व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग? हर्ड्समैन मूव विद एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। सो जो हर्ड्समैन है ना, नोमैडिक की नाम क्या रखा है, वो नोमैड्स है, ठीक है, वो अपने फॉडर और वाटर के लिए दे मूव विद देयर एनिमल्स, सो वो नोमैड्स है। Animals such as sheep, camels, yaks, and goats provides milk, meat, wool, hides,
एटसेट्रा। सो यहाँ पे रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक हो रही है, तो ये भी एक तरह की फार्मिंग है, एंड देयरफॉर इट कम्स अंडर द टाइप ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज नोमैडिक हर्डिंग। नाउ गाइस, कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? क्रॉप्स ग्रोन फॉर मार्केट सेल। गाइस, कमर्शियल वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो क्रॉप्स ग्रो करा रहे हैं, हम मार्केट सेल के लिए ग्रो कर रहे हैं, हम बेचने के लिए ग्रो करा रहे हैं। लार्ज स्केल फार्मिंग होती है विद हेवी कैपिटल एंड मशीनरी यूज। अब यहाँ पे क्या, ऑब्वियसली हमें बेचना है, सो वील बी प्रोड्यूसिंग, वील बी फार्मिंग एट लार्ज स्केल। तो हम लार्ज स्केल फार्मिंग करेंगे, हेवी कैपिटल लगाएंगे और मशीनरी यूज भी हेवी लगाएंगे। अब इसके तीन मेन टाइप्स है। फर्स्ट इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, सेकंड इज मिक्स्ड फार्मिंग, एंड द थर्ड इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब हम इन तीनों पे भी डिटेल पे जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये क्या होता है? क्रॉप जैसे वीट और मेज, ठीक है, फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। सो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में यूजुअली वीट एंड मेज जैसे क्रॉप्स पे ग्रो कराया जाता है, एंड इट्स फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। लार्ज फार्म्स होते हैं, लो पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे होती है वहां पे लार्ज फार्म्स जो है बनाए जाते हैं, एंड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है वहां पे। सिवियर विंटर्स, ओनली वन क्रॉप अ ईयर। सो बेसिकली एक साल में एक क्रॉप तक ही ये लोग जा पाते हैं। सो एक साल में एक ही क्रॉप अच्छे से उग पाते हैं, देखो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है यहाँ पे। आगे द सेकेंड टाइप जो है हमारा, दैट इज मिक्स्ड फार्म। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? लैंड यूज फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे हम क्रॉप्स भी ग्रो करा रहे हैं एंड वी आर रेयरिंग लाइफ स्टॉक एज वेल। Practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. So यहाँ पे मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, इंश्योर्स बैलेंस इनकम फ्रॉम क्रॉप्स प्लस एनिमल्स। सो यहाँ पे क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक दोनों एक साथ जो है उनकी फार्मिंग होती है, देयरफॉर एक बैलेंस्ड इनकम भी आती है, क्रॉप से भी और एनिमल से भी, दोनों तरफ से फायदा है, एंड दैट इज नोन एज योर मिक्स्ड फार्मिंग। आगे हम बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हमारा थर्ड टाइप है, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब इसका मतलब क्या होता है? सिंगल कमर्शियल क्रॉप ग्रोन, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, कॉटन, बनाना एंड कैशू। गाइज ये ऐसे क्रॉप है, ठीक है, एक सिंगल कमर्शियल क्रॉप ग्रो किया जाए, दैट इज नोन एज प्लांटेशंस। जैसे बोलते हैं ना, वहाँ पे टी प्लांटेशंस है, कॉफी प्लांटेशंस है, सो हम सिर्फ एक ही सिंगल कमर्शियल क्रॉप ग्रो कराएंगे, दैट इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो टी के भी एक सिंगल कमर्शियल क्रॉप है, इसका प्लांटेशन अलग से होते हैं, कॉफी के भी, रबर, शुगर, कॉटन, बनाना, कैशू, इन सब के। रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल एंड लेबर। ना ये जो है एक लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है और एक सिंगल क्रॉप ही बन रहा है, so एक लार्ज कैपिटल लगता है और लार्ज लेबर भी लगता है, बहुत ज्यादा लेबर लगता है। प्रोसेसिंग डन ऑन और नियर फार्म्स, जो प्रोसेसिंग होती है वो नियर फार्म्स होती है, फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। एग्जांपल्स हो गए, रबर आपको मलेशिया में देखने को मिलेगा, कॉफी इन ब्राजील, टी इंडिया एंड श्रीलंका में, टी प्लांटेशंस आर देयर इन इंडिया एंड श्रीलंका। आगे हम बात करते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर क्रॉप्स। सो हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ चुके, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, उनके भी हमने सब टाइप्स के बारे में बात करी। अब हम जा रहे हैं मेजर क्रॉप्स पे। A large variety of crops are grown to feed the growing population. Obviously, अगर हम इतनी crops बना रहे, इतनी variety of crops बना रहे, why? Because of the growing population, को feed कराने के लिए, right? Crops also provide raw materials for agro-based industries. So guys, agro-based industries क्या है? ऐसे businesses जो agricultural products जैसे plants and animals है वो लेते हैं as raw materials. So वो भी यहाँ पे एक large scale पे बिकता है। मेन कैटेगरीज की बात करें, सो फूड क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, ये सब ग्रो कराया जाता है मेजर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स इज कॉटन, जूट, बेवरेज क्रॉप्स इन टी एंड कॉफी। मेन कैटेगरीज अगर हम बात करें मेजर क्रॉप्स, तो तीन कैटेगरी, सबसे पहले फूड क्रॉप्स है, राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स। सेकंड वी हैव फाइबर क्रॉप इज कॉटन एंड जूट, एंड बेवरेज क्रॉप्स हमारा टी एंड कॉफी है। सबसे पहले बात करते हैं राइस के बारे में। मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, स्टेपल डाइट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ऑब्वियसली चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस? सो एक मेजर फूड क्रॉप है ये, ठीक है, एक स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की। फेवरेबल कंडीशंस क्या है राइस उगाने के लिए? दैट इज हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, हेवी रेनफॉल, alluvial clay soil that retains water. So guys, राइस उगाने के लिए वी नीड थ्री फेवरेबल कंडीशन। सबसे पहले हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए और हेवी रेनफॉल भी चाहिए। चावल उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, सो वी नीड हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हेवी रेनफॉल एंड alluvial clay soil चाहिए। The leading producers of rice are China, India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops grown annually. वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बात करें तो वहां पे 2 से 3 क्रॉप्स एनुअली ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट wheat. Requires moderate temperature and rainfall during growth. Now guys, जो wheat है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेजर क्रॉप में भी आता है, राइट, wheat. Now moderate temperature चाहिए wheat उगाने के लिए, then we need rainfall also during its growth.
एक से ब्राइट सनशाइन इसको चाहिए होती है, ब्राइट सनशाइन नीड एट द हार्वेस्ट। सो हार्वेस्ट के टाइम पे जब जो हमारा क्रॉप है वो रेडी है कटने के लिए, उसे ब्राइट सनशाइन चाहिए। ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। गाइस लोमी सॉइल मतलब एक क्रम्बली टेक्सचर होगा, ठीक है, जो एकदम मॉइस्चर रिटेन करता है, इट्स अ क्रम्बली टेक्सचर सॉइल, एक वेल ड्रेन लोमी सॉइल होगा। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट कौन से, दैट इज यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। In India, grown mainly in winter, it is a rabi crop. So India में जो wheat है हमारा winters में grow mainly होता है and therefore it is a rabi crop. So wheat को moderate temperature चाहिए और rainfall चाहिए, bright sunshine भी चाहिए. It needs also drained loamy soil. अब हम बात करते हैं मिलेट्स के ऊपर। ऑल्सो कॉल्ड कोर्स ग्रेन्स, हम मिलेट्स को कोर ग्रेन्स भी बोलते हैं। कैन ग्रो ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। ना गाइस जो मिलेट्स है, ठीक है, वो ऐसे ग्रेन्स है जो थोड़े कम फर्टाइल सॉइल में भी उग सकते हैं आराम से। जो सैंडी सॉइल से तो ज्यादा फर्टाइल नहीं होते, वहां पे भी मिलेट्स जो है आराम से ग्रो कर सकते हैं। नीड्स लो रेनफॉल, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। रेनफॉल बहुत कम लगती है, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर में मिलेट जो है ग्रो करते हैं। वराइटीज क्या है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सब चीजें जो है वो सैंडी सॉइल्स पे आराम से ग्रो कर जाती है। Major producers of millets are India, Nigeria, China, and Niger. So these are the major producers of millets. Then we talk about the maize, that is corn. Maize को हम corn भी बोलते हैं. Needs moderate temperature, rainfall, and plenty of sunshine. Moderate temperature चाहिए और rainfall चाहिए, और जो sunshine है वो एक plentiful amount में चाहिए. Grows well in fertile, well-drained soil. So maize है, उसको भी एक fertile, well-drained soil चाहिए होती grow करने के लिए. The leading producers of maize is some continent, that is North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. So maize जो हमारा जो corn है, ठीक है, वो एक तो moderate temperature, rainfall चाहिए होती है and plenty of sunshine चाहिए होता है and it needs a fertile soil. Leading producers हमारा नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। आगे हम बात करते हैं कॉटन एंड जूट पे। ना गाइस कॉटन एंड जूट क्या है? कॉटन जो है हमारा, इट नीड्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। ना गाइस सोचो एक क्रॉप उगाने के लिए हमें कितनी सारी चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले हमें हाई टेम्परेचर चाहिए कॉटन उगाने के लिए, देन वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। गाइस फ्रोस्ट फ्री डेज क्या होता है? हमारे साल में 210 ऐसे डेज होते हैं जहाँ पे जो विंटर्स है वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता है। मतलब ये है कि जो प्लांट्स है उनकी डेथ नहीं होती है बाय द फ्रीजिंग विंटर्स ऑफ फ्रोस्ट। सो कॉटन उगाने के लिए वी नीड द फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन एज वेल। चार चीज लगती है हमारा कॉटन उगाने के लिए। इट इज बेस्ट इन ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल। सो कॉटन उगाने के लिए द बेस्ट सॉइल दैट वी कैन गेट फॉर ग्रोइंग कॉटन इज ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल्स। प्रोड्यूसर्स है चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट। used in textile industries. Obviously कॉटन के कपड़े बनते हैं, so it's used in textile industries. अब हम बात करते हैं जूट के बारे में। known as the golden fiber. जो जूट है उसे हम golden fiber भी बोलते हैं। needs high temperature, heavy rainfall and humid climate. So अब सोचो जूट को बनने के लिए हर चीज हमें हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हेवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट भी लगता है। इट ग्रोज बेस्ट इन अलूवियल सॉइल। सो जूट उगाने के लिए द बेस्ट सॉइल दैट वी कैन गेट इज अलूवियल सॉइल। So the major producers of jute are India and Bangladesh. Let's talk about now coffee plantations. Needs warm and wet climate, well-drained loamy soil and hill slopes. तो guys कॉफी उगाने के लिए हमें एक तो वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए जो रिटेन कर सकती है मॉइस्चर, एंड वी नीड द हिल स्लोप्स, वहीं पे कॉफी प्लांटेशंस होते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी कौन है? दैट इज ब्राजील, कोलंबिया एंड इंडिया। ना गाइस कॉफी के डिस्कवरी के में ना एक फन फैक्ट है, ठीक है, वैसे तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कॉफी कैसे डिस्कवर हुई थी, बट स्टिल इट वाज डिस्कवर्ड अराउंड AD 850, आफ्टर डेथ AD 850 बाय कल्दी, an Arab goat herder who noticed his goats became energetic after eating coffee berries. So एक अरब गोट हर्डर था, उसने देखा कि जो उसके गोट्स हैं उन्होंने कॉफी प्लांटेशंस, कॉफी बेरीज खाए एंड दे बिकेम रियली एनर्जेटिक, तो उसने भी चख के देखा and he also felt that, and therefore this is how the coffee beans were discovered. So एक fun fact है कॉफी के बारे में कि that how coffee was discovered by a Arab goat herd. आगे बात करते हैं हम टी प्लांटेशंस के बारे में। बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस, ऑब्वियसली टी प्लांटेशंस है, प्लांटेशंस पे ग्रो होते हैं। रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। सो एक तो कूल क्लाइमेट चाहिए टी उगाने के लिए, देन वी नीड अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप। सो टी उगाने के लिए भी जेंटल स्लोप चाहिए और एक वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए।
requires large labor force for लीफ प्लकिंग. ऑब्वियसली चाय क्या है, चाय पत्ती बोलते हैं, राइट. सो एक तो लार्ज लेबर फोर्स है हमें सिर्फ लीफ प्लकिंग करने के लिए. लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी आर केन्या, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका. अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे. ना गाइस, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. Refers to efforts made to increase farm production to meet the needs of a growing population. Obviously, guys, पहले agriculture हुआ करता, but now it's getting developed. Why? क्योंकि population भी बढ़ रही है, so we need agriculture. We are depending on that, right? So refers to the efforts made to increase farm production. So what is agriculture development? The efforts made to increase the farm production so that we can meet the needs of the growing population. अभी achieve कैसे होता है? How can we achieve this development in agriculture? That is increasing crop area and crop variety. अगर हम crop area को increase करें, crops की जो variety उसको increase करें. Improved irrigation facilities. So agriculture बहुत अच्छा करने के लिए we need to have improved irrigation facilities. Use of fertilizers, fertilizers का use करना, high yield variety seeds का use करना. And the last we have mechanization of agriculture. So ये सब चीजें, ये सब जो steps है, if we adopt, we can have the best development in agriculture. Goal है to increase food security. So agriculture development, the goal of agriculture development is to increase the food security. अब हम बात करते हैं types of agricultural development के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं developing countries and the second is developed countries. डेवलपिंग कंट्रीज में इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है. स्मॉल फॉर्म्स होते हैं मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस. अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो जो लोग हैं वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, अपने लिए ही, अपनी फैमिली नीड्स के लिए ही फार्मिंग करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग. और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करें तो वहाँ पे पूरी पूरी एक कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, लार्ज फार्म से और मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होता है. मतलब एग्रीकल्चर एक लार्ज स्केल पे काम करता है. सो कमर्शियल एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड एंड they use large farms to produce market oriented production. Example India versus USA farms. अब हम बात करें एक फार्म के बारे में, that is actually in आदिलाबाद, उत्तर प्रदेश. एक फार्मर था, there was a farmer known as Munna Lal who owned 1.5 hectares of land. So एक फार्मर का नाम है मुन्ना लाल and in Adilabad he had his own 1.5 hectares of land. ग्रोज व्हीट, राइस एंड पल्सेस. सो ये जो फार्मर हमारा मुन्ना लाल जो इंडिया में है, ठीक है, वो व्हीट, राइस और पल्सेस ग्रो करता था. 2 क्रॉप्स अ ईयर, एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो करता था एनुअली. यूजेस HYV सीड्स, HYV मतलब वही हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करता है. ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर से वो एडवाइस लेता है. ट्रैक्टर एंड ट्यूबवेल रेंटेड है फॉर प्लोइंग एंड इरिगेशन. उसे ट्रैक्टर और ट्यूबवेल को रेंट कर रखा है फॉर प्लोइंग एंड इरिगेशन ऑफ हिज क्रॉप्स. Practices a mix of modern and traditional methods. तो ये बात हो रही एक फार्म की जो इंडिया में है. So मुन्ना लाल नाम का एक फार्मर है and he has his own 1.5 hectares of land जहाँ पे वो क्रॉप्स उगाता है, wheat, rice and pulses and 2 crops a year उगाता है. हाई yield variety seeds का इस्तेमाल करता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर से एडवाइस लेता है एंड उसने ट्यूबवेल एंड ट्रैक्टर जो है वो रेंट कर रखा है फॉर प्लोइंग एंड इरिगेशन. सो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स दोनों का एक मिक्स इस्तेमाल करता है फॉर हिज फार्मिंग. सो मुन्ना लाल फार्म्स की लाइवलीहुड एंड चैलेंजेस क्या है? कीप्स 2 buffaloes एंड hens. उसके पास 2 भैंस है. ही हैज 2 buffaloes एंड some hens. सेल्स मिल्क इन कोऑपरेटिव स्टोर. सो वहीं से वो जो दूध है, the milk that comes from his buffaloes, he sells it in an operative store. Family members help in farming activities, takes loans from cooperative societies or banks, lack storage facilities, often forced to sell early. Guys, इंडिया में जो फार्म्स है वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो इतनी नहीं है, देखो, so they are forced to sell their crops early. सो फैमिली मेंबर्स ही है जो फार्मिंग एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं एंड वो लोन लेते हैं फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स टू डू देयर एग्रीकल्चर. गवर्नमेंट जो अब एक बेटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है फॉर द इंडियन फार्म्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्म इन यूएसए जो एक लोअर स्टेट में है. फार्मर का नाम है जो होरान हु ओन्स 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. सो फार्मर का नाम है जो होरान, उसके पास 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है. सो इंडियन फार्मर के पास सिर्फ 1.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड था, यहाँ पे 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है. Grows corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. So ये सब crops जो है वो grow करता है. Lives on the farm itself. Uses scientific soil testing, satellite linked computer for field monitoring. आप समझ सकते हो यहाँ का जो टेक्नोलॉजी कितना हाई लेवल का इस्तेमाल हो रहा है. साइंटिफिक सॉइल टेस्टिंग होती है, सैटेलाइट लिंक्ड कंप्यूटर है फॉर फील्ड मॉनिटरिंग. पूरा फील्ड मॉनिटर करने के लिए दे हैव अ सैटेलाइट लिंक्ड कंप्यूटर. Plants, fertilizer and pesticides use based on lab results. So lab results के हिसाब से ही वो fertilizer pesticides को यूज करते हैं.
फार्मिंग टेक्नोलॉजी इन यूएसए की अगर हम बात करें तो इट्स अ फुल्ली मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस यूजिंग ट्रैक्टर्स, सीडर्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स। मतलब वहां पे फुल्ली मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। सारे ऑपरेशन जो है वो मशीन्स के थ्रू होते हैं। ट्रैक्टर्स है, सीड ड्रिल्स है। सीड ड्रिल्स एक ऐसा टूल है जिससे सीड सो कर उसके ऊपर सॉइल की लेयर लगा दी जाती है। द कटिंग आउट ऑल द ग्रोन क्रॉप्स इज अंडर द हार्वेस्टर्स। और जो थ्रेशर्स है वो ग्रेन्स को अलग करते हैं फ्रॉम द स्टॉक्स। सो ट्रैक्टर्स, सीलर्स, हार्वेस्टर्स, ये सब के लिए एक मशीनरी ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड हियर। यूजेस ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और सेल्स टू मार्केट एजेंसीज। उनके पास ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज भी है। अगर हम यूएसए की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो वो बहुत हाई है दैन द इंडियन फार्म्स। वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन रादर दैन अ ट्रेडिशनल फार्मर। सो एक फार्मर जो है वो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर करता है। बट अगर हम फार्मिंग की बात करें इन यूएसए तो वो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं एंड दे वर्क लाइक अ बिजनेसमैन। फोकस ऑन एफिशिएंसी, डेटा एंड प्रॉफिट। सो यूएसए की जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी वो एफिशिएंसी, डेटा एंड प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करती है। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो, एग्रीकल्चर के सारे टाइप्स, उसके सब टाइप्स एंड द डिफरेंस बिटवीन एन इंडियन फार्म एंड द यूएसए फार्म। इस चैप्टर की पीपीटी और मेरे हैंडल्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।